अध्याय 4 की बात कर रहे थे हम, धारा 16 से लेकर 18 तक ये अध्याय 4 दिया गया है। अब इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी बात का दुष्प्रेरण और प्रयत्न करने के विषय में, यानी कि दो अपराधों के संबंध में इसमें प्रावधान है। सबसे पहले तो किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण कैसे होता है, जैसे अभी वर्तमान की जो आपकी आईपीसी है वो धारा 107 में जो दुष्प्रेरण की परिभाषा दी गई है उसी प्रकार का दुष्प्रेरण यहाँ दिया गया है धारा 16। ठीक है, धारा 16 ये कहती है कि किसी भी बात का दुष्प्रेरण तो वही 3 तरीके से होता है, उकसाकर, षड्यंत्र द्वारा और साक्ष्य सहायता। 3 प्रकार से होता है, उकसाकर, दूसरा आपका होता है षड्यंत्र के द्वारा और तीसरा आपका होता है साक्ष्य सहायता के द्वारा। ठीक, हाईलाइट कर लेना, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं कि जानबूझकर यदि कोई व्यक्ति दुरुपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तत्व को छुपा लेता है और सामने वाले व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए कहता है कि आप इस कार्य को करो, तो ये कहा जाता है कि उसने वह कार्य उकसाकर किया है, यानी कि उकसाने के द्वारा षड्यंत्र किया है। दूसरा क्या है कि जो कोई किसी कार्य को करने से पहले या करने के समय उसको सुकर बनाता है, मतलब कि आसान बनाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति को साक्ष्य सहायता करता है। ठीक, चलिए अब इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। एक और तीसरा और है, लेकिन ये तीसरा तो ऐसा ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना कि जो कोई किसी भी प्रयोजन से, अपराध के प्रयोजन से किसी भी बालक को धमकी, बल का प्रयोग करके, प्रपीड़न के द्वारा, प्रपीड़न के अन्य रूप जैसे कि अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या शक्ति के दुरुपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने के प्रयोजन से परिवहनित करता है, ले जाता है, प्राप्त करता है, तो वह साक्ष्य सहायता करता है। जैसा ऐसा आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिल जाएगा वर्तमान आईपीसी की धारा 370 व्यक्ति के दुर्व्यवहार वाले पाठ। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया आपका दुष्प्रेरण वाला पार्ट, इसमें कुछ नहीं था। धारा 17 में दुष्प्रेरण के लिए पनिशमेंट दिया गया है, तो धारा 17 ये कहती है पनिशमेंट उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का उसका अपराध है। ठीक है, उसको उसी प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा जिस प्रकार से उसने अपराध कार्य किया। धारा 18 में प्रयत्न के लिए बात की गई है कि जो कोई प्रयत्न करेगा किसी भी अपराध को कारित करने के लिए, तो उस व्यक्ति को यहाँ दंडित किया जाएगा। कितने दंड से दंडित करेंगे, हाईलाइट कर लेना। प्रयत्न करने के लिए दंड कितना है, आजीवन कारावास का आधा या दीर्घतम अवधि का 1/4। हाईलाइट करना, आजीवन कारावास का आधा, आजीवन कारावास का आधा। ठीक है, और दीर्घतम अवधि का 1/4। ठीक है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाए, या जुर्माना या दोनों। ठीक, अब बात ये आती है कि आजीवन कारावास का आधा कितना होगा। तो सबको पता है कि वर्तमान आईपीसी की धारा 57 में ये बताया गया है कि जब भी आप दंड विधियों की भिन्नों की गणना करेंगे तो आजीवन कारावास का अर्थ आपको 20 वर्ष के बराबर लगाना है। और आईपीसी की वो धारा 57, आईपीसी की धारा 57 सबको पता है, उसी आईपीसी की धारा 511 के लिए लिखी हुई है, जहां ये सेम टू सेम पनिशमेंट लिखा हुआ है जो यहां पर लिख रहे हैं हम धारा 18 में। चलिए हाईलाइट कर लीजिए सभी लोग और लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अध्याय 5, मामलों की रिपोर्ट करने के संबंध में प्रक्रिया। लिख लिया सबने, यह हटा दो मैं। देख, अध्याय 5 ये कहता है कि मामलों की रिपोर्ट करने के संबंध में क्या प्रक्रिया होगी। अध्याय नंबर 5, मामलों की रिपोर्ट करने के संबंध में प्रक्रिया क्या। मामलों की रिपोर्ट का मतलब क्या है कि जैसे आपके आसपास यदि कोई अपराध होते हुए दिख रहा है तो क्या आप उसकी रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हो क्या, और अगर आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो किस अधिकारी के पास जाओगे। तो धारा
लिख लेना सभी लोग। धारा 19 से लेकर 23, धारा 19 से लेकर 23 तक का ये पार्ट दिया गया है। ठीक, धारा 19 से लेकर ये 23 तक का पार्ट है। सबसे पहले अपराधों की रिपोर्ट करना, धारा 19। धारा 19 ये कहती है कि अपराधों की रिपोर्ट करना है आपको। कहाँ करना है अपराधों की रिपोर्ट? चलिए, इन्होंने कहा अपराधों की रिपोर्ट करना है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपराधों की रिपोर्ट कर सकता है यदि उसे लगता है कि बालक के साथ अपराध हुआ है इस अधिनियम के तहत या होने की संभावना है। दोनों ही स्थितियों में वह विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस, दो अधिकारी हैं। पहला अधिकारी है विशेष किशोर पुलिस यूनिट और दूसरा कोई स्थानीय अधिकारी या पुलिस अधिकारी अपन कह सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख लो अपन पुलिस अधिकारी को। ठीक, तो ये क्या है कि जो स्थानीय लोकल पुलिस ऑफिसर होता है उसे या फिर किसी विशेष किशोर पुलिस अधिकारी को या यूनिट को अपराधों के बारे में रिपोर्ट करना है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा देख लेना क्योंकि ज्यादा तो कुछ है नहीं। उपधारा तो कहती है कि प्रत्येक मामले की रिपोर्ट को लेखबद्ध किया जाएगा, उसे नंबर दिया जाएगा, ठीक है, उसे एक पुस्तक में रखा जाएगा, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। ये सारी बातें हाईलाइट कर लेना। ठीक, उपधारा 3 कहती है कि बालक को सरल भाषा में उसका अर्थ बताया जाएगा कि किस तरीके से वह रिपोर्ट दर्ज कराएगी। यदि बालक नहीं समझ पाता है तो उपधारा 4 ये कहती है कि दुभाषीय या विशेष प्रबोधक या अनुवादक की सहायता ली जाएगी। ठीक, चलिए, उपधारा 5 ये कहती है कि यदि किसी बालक के साथ अपराध किया गया है और उसे देखरेख की या संरक्षण की आवश्यकता है तो उसे 24 घंटे के भीतर कहाँ भेज दिया जाएगा? संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में। तो यदि किसी बालक के विरुद्ध अपराध किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर कहाँ भेज दिया जाएगा? या तो संरक्षण गृह में, ठीक, या फिर अस्पताल। अस्पताल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, लिख लेना, हाईलाइट कर लेना वहीं पर। उपधारा 6 ये कहती है कि 24 घंटे के भीतर मामले को कहाँ भेजा जाएगा? बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को। मामले को देखो, बालक को तो यहाँ भेज दिया जाएगा, जिस बालक के विरुद्ध अपराध हुआ है उसे संरक्षण गृह में या अस्पताल में भेज दिया जाएगा। और अब बात आती है कि किसी भी बालक को कहाँ भेजा जाएगा, तो उन्होंने कहा बालक को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय के समक्ष भेज दिया जाएगा। यदि कोई विशेष न्यायालय इस प्रकार अभिहित नहीं किया गया है तो सेशन न्यायालय को रिपोर्ट की जाएगी। दोनों चीजों को हाईलाइट कर लेना। ठीक, चलिए, और कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार इस अधिनियम के तहत रिपोर्ट कर रहा है, किसी मामले की जानकारी दे रहा है, तो उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार से अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके विरुद्ध उसको असद्भावपूर्वक संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये हाईलाइट कर लेना, बाकी तो कुछ नहीं। चलो, अब देखो, अब बात करते हैं हम धारा 20 की कि मामलों की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। तो इसमें सामान्यतः ये सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी मीडिया है, कोई भी होटल वाला है, कोई भी लॉज है या आसपास के जितने भी ऐसे जो कि पब्लिक प्लेस वाले जो लोग हैं, यदि उनके आसपास किसी भी बालक के विरुद्ध यदि कोई अपराध घटित होता दिखता है तो वो स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी देंगे। हाईलाइट कर लेना सभी बातों को। अब धारा 21 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मामले की रिपोर्ट करने में असफल रहता है तब क्या प्रक्रिया होगी। तो हाईलाइट करें सभी लोग। यदि कोई व्यक्ति धारा 19 की उपधारा 1 और धारा 20 के अधीन रिपोर्ट करने में असफल रहता है, धारा 19 के तहत यदि 19 की उपधारा 1 के तहत यदि रिपोर्ट करने में असफल रहता है या धारा 20 के अधीन यदि रिपोर्ट करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाए। ठीक, हाईलाइट करके लिख लेना कि 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
दूसरी उपधारा ये कहती है यदि कोई कंपनी का भार साधक है, ये तो धारा 21 की उपधारा 1 हो गई, और उपधारा 2 ये कहती है कि यदि कंपनी या किसी संस्था का कोई भार साधक है, दोनों शब्दों को हाईलाइट करना, कंपनी या संस्था, ठीक, कंपनी या फिर संस्था का यदि कोई भी व्यक्ति भार साधक है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा रिपोर्ट ना किए जाने पर पनिशमेंट ये 6 माह से बढ़ जाएगा। 6 माह से कितना बढ़ के आगे हो जाएगा, लिख लेना, 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास प्लस फाइन, यानी कि और जुर्माना। ठीक, हाईलाइट कर लो सभी लोग कि 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। लेकिन यदि बालक के विरुद्ध ही अपराध हुआ है और बालक ने इस बात की जानकारी नहीं दी है तो बालक को दंडित नहीं किया जाएगा, ऐसा धारा 3 कहती है। लेकिन यदि बालक ने कोई अपराध कारित किया है और या फिर किसी बालक को किसी अपराध की जानकारी है तो ऐसी स्थिति में बालक के विरुद्ध ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, धारा 21 वाले। चलिए, अगर कोई व्यक्ति मिथ्या परिवाद कर देता है यानी कि झूठा परिवाद कर देता है तो क्या होगा, धारा 22, मिथ्या परिवाद करने के लिए या झूठा परिवाद करने के लिए, मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना देने के लिए, तो हाईलाइट करो, मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना देने के लिए दंड, मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना देने के लिए दंड, कि जो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से जो ये सूचना है जो दी जा रही थी धारा 19 और 20 के तहत, अगर उसमें किसी भी प्रकार से झूठ बोलेगा तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। धारा 22 में कितना पनिशमेंट है कि जैसे इन्होंने एक थोड़ा सा इसमें और देखो कि यदि किसी व्यक्ति ने धारा 3, धारा 5, 7 और 9 ये धाराओं का जैसे होता है ना कि एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं किसी व्यक्ति को किसी झूठे आरोप में फंसवा दूंगा और उसके विरुद्ध मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना दे दूंगा, तो ऐसी स्थिति में मुझे कितना दंड होगा, क्यों, क्योंकि मैं सारी बातें या सारा काम जो करने जा रहा हूँ वो झूठा करने जा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना देगा ताकि उसकी मानहानि हो जाए या उसको डराया जाए, धमकाया जाए, तो इसके लिए धारा 22 में पनिशमेंट हाईलाइट कर लो, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। ठीक, हाईलाइट कर लीजिए सभी लोग, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। ठीक, बालक के द्वारा यदि कोई मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना दी जाती है, धारा 22 की धारा 2 ये कहती है कि यदि बालक के द्वारा कोई मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना दी जाती है तो ऐसी स्थिति में बालक के विरुद्ध कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा या बालक को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाए, बालक को किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा और ना ही बालक को किसी भी प्रकार से दोषी ठहराया जाएगा। हाईलाइट कर लेना, उपधारा 3 और हाईलाइट कर लो कि यदि बालक के विरुद्ध कोई झूठी सूचना दे दी, यानी कि बालक के विरुद्ध धारा 22 की उपधारा 3 ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है कि यदि बालक के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने झूठी सूचना दी है, बालक के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति ने झूठी सूचना दी है, मिथ्या परिवाद किया है, तो ऐसी स्थिति में पनिशमेंट 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, लिख लेना, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। ठीक, हाईलाइट करो। चलिए, अब बात कर लेते हैं मीडिया के संबंध में प्रक्रिया। मीडिया क्या करती है, मीडिया के संबंध में जो प्रक्रिया है उसको और हाईलाइट कर लीजिए सभी लोग कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से जब तक उसे किसी भी मामले की पूर्ण और सत्य जानकारी ना हो तब तक वह उस मामले में ना तो ऐसी रिपोर्ट को कोई प्रकाशित करेगा, ना ही टीका टिप्पणी करेगा जिससे उस बालक की ख्याति या उसकी निजता का हनन होता। तो इसमें एक शब्द, 2 शब्द लिखे हैं, पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना ना होने पर। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपके पास किसी भी मामले की सत्य और सही जानकारी नहीं है तब तक ना तो आप उस रिपोर्ट को प्रकाशित करो ना उसके संबंध में टीका टिप्पणी करो। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बालकों की निजता का हनन तो होता ही है,
साथ ही साथ उनका मानहानि भी हो सकती है। चलिए हाईलाइट कर लेना। उपधारा 2 ये कहती है कि मीडिया कोई ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगी जिससे बालकों की पहचान प्रकट होती है। हाईलाइट कर लेना, जिससे बालकों की पहचान प्रकट होती है। परंतु में ये लिखा है कि लेकिन यदि इस प्रकार से ऐसा लगता है कि उसकी पहचान प्रकट करने से उसे कोई फायदा हो सकता है या उसके हित में है, तो न्यायालय इस मामले में कारण लेखबद्ध करेगा, उसके बाद ही क्या करेगा, उसमें इस प्रकार के काम को करने के लिए अनुज्ञात करेगा। ठीक है, चलो। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने बिना किसी सत्य जानकारी के कोई रिपोर्ट प्रकाशित कर दी, तो उसका प्रकाशक और स्वामी यानी कि उस जो रिपोर्ट जहां से प्रकाशित हुई है उसका ऑनर संयुक्त रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे कि हाँ, इस प्रकार का अपराध कारित करने में तुम्हारी भी सहभागिता है। चलिए एक लास्ट उपधारा हाईलाइट कर लो। धारा 23 की उपधारा 4 क्या कहती है कि यदि किसी व्यक्ति ने उपधारा 1 और 2 का उल्लंघन किया है तो ऐसी स्थिति में उसकी सजा, हाईलाइट कर लेना, धारा 23 में कि मीडिया के लिए प्रक्रिया, उपधारा 1 और 2 का उल्लंघन, उपधारा 1 और 2 का उल्लंघन करने पर मिनिमम सजा कितनी होगी? 6 माह से कम नहीं 1 वर्ष तक। हाईलाइट इधर लिख देता हूं मैं, 6 माह से कम नहीं 1 वर्ष तक। ठीक है, अब इसमें जुर्माना है क्या? या जुर्माना या तो, हाईलाइट कर लो, या जुर्माना या तो। ठीक, तो ये बात होती है आपकी आज के पार्ट की, पॉक्सो की। ठीक है, चलिए अब इसके आगे की बात हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलिए आज के लिए सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।